कृषि सफल किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। झुमकी बहन का जोहार और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी नमस्कार किसान भाइयों। तो चलिए विलंब न करते हुए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। तो चलिए कृषि समाचार देखते हैं पूनम आनंद के साथ। जी नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। राज्य में सूकर पालन व्यवसाय से जुड़े पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन विभाग राज्य सरकार द्वारा सूकर विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पशुपालकों को एक मॉडल सूकर इकाई स्थापित करने के लिए 2 नर सूकर और TND नस्ल की 4 मादा सूकर 50% अनुदान पर प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत एक इकाई की कुल लागत मूल्य 27,500 रुपये है, जिसमें 1 साल का सूकर खाद्यान्न, दवा, टीका, रख रखाव के कई आवश्यक सामग्रियों सहित साल भर के इंश्योरेंस का खर्च भी शामिल है। कुल लागत मूल्य का 50% राशि सरकार द्वारा अनुदान दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत वैसे लाभुकों का चयन किया जाएगा जिनके पास सूकरों के आवास के लिए स्वयं का बनाया बाड़ा हो, या इस व्यवसाय में पहले काम करने वाले लोग, या वो प्रशिक्षण प्राप्त सूकर पालक हों। वेजफेड द्वारा रांची में अब डोर टू डोर यानी घर घर जाकर ताजी हरी सब्जी बेचने की योजना शुरू की गई है। इसके कार्यान्वयन के लिए मार्गों का निर्धारण करके रांची को 6 जोन में बांटा गया है, जहां रिक्शे में सब्जी लेकर विक्रेता को पहुंचाना होगा। ये सब्जियां एक ओर बाजार मूल्य से सस्ती होंगी तो दूसरी ओर पौष्टिकता और ताजगी के मामले में वेजफेड द्वारा ग्रेडेड और प्रमाणित भी होंगी। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय शहरी संकुलों में सब्जी पहल योजना के तहत रांची के लोगों को यह सुविधा उपलब्ध होगी। इस योजना का संचालन कृषि विभाग झारखंड सरकार करेगी, जबकि वेजफेड इसका नोडल एजेंसी होगा। इस योजना का उद्देश्य है शहरवासियों को ताजी सब्जी मिले और सब्जी उत्पादकों को बेहतर मुनाफा मिले। इससे उत्पादक और उपभोक्ता सीधे जुड़ जाएंगे और बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी। खरपतवार किसी भी फसल के बेहतर पैदावार के लिए परेशानी का सबब है। किसान खरपतवार निकालने का उपाय तो करते ही हैं, लेकिन पौधशाला में खरपतवार नियंत्रण के लिए एक और विधि अपना सकते हैं, और वो विधि है 15 लीटर पानी में 2 किलोग्राम यूरिया एवं मीरा 71 50 ग्राम मिलाकर घोल बना ले और खेतों में छिड़काव करें। जिस तरह से कोई कीट या कोई बीमारी किसी फसल को नुकसान पहुंचाता है, उसी तरह खेतों में मौजूद खरपतवार फसल के बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। पौधशाला में अगर खरपतवार हो तो अविलंब उसका नियंत्रण जरूरी हो जाता है। किसान 15 लीटर पानी में 2 किलो यूरिया और मीरा 71 नामक दवा 50 ग्राम मिलाकर घोल बना लें और खेतों में छिड़काव कर दें तो खरपतवार का उन्मूलन हो जाता है। मसाला फसलों में एक प्रमुख फसल है जीरा। मध्य नवंबर से पहला सप्ताह दिसंबर तक जीरा लगाने का उपयुक्त समय है। इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए किसान जीरा के उन्नत प्रभेद RSK1 टोपोल्का, RS1 MC 43, बीजापुर 5, राजस्थान जीरा 19 और गुजरात जीरा 1 लगाएं। अच्छी जल निकास एवं औसत से लेकर अच्छी उर्वरता वाले दोमट से लेकर भारी मिट्टी तक मध्यम जलवायु वाले क्षेत्र में जीरा की अच्छी खेती की जा सकती है। मसाला फसल जीरा से अधिकाधिक पैदावार पाने के लिए जीरा के उन्नत प्रभेद RSK1 टोपोलका, RS1 MC 43, बीजापुर 5, UC 158, राजस्थान जीरा 19 और गुजरात जीरा 1 लगाएं। इसकी बुआई के लिए प्रति एकड़ 5 से 6 किलोग्राम बीजों की जरूरत होती है, जबकि इसकी उपज क्षमता 2.5 से 3.5 क्विंटल प्रति एकड़ है। व्हील हो एक ऐसा कृषि उपकरण है जो सब्जी सहित अन्य फसलों के लिए निकाई गुड़ाई का काम करता है। इस यंत्र द्वारा खुरपी की तुलना में 50 से 55% मजदूरी की बचत, 40% संचालन खर्च में बचत और 5 से 8% उपज में वृद्धि होती है। व्हील हो कतार में बोई गई फसलों की निकाई गुड़ाई का काम करता है। इसे किसान द्वारा धक्का देकर चलाया जाता है। ये मात्र एक व्यक्ति द्वारा संचालित होता है। हैंडल में ऐसी व्यवस्था होती है कि इसकी ऊंचाई चालक की लंबाई के हिसाब से नियंत्रित की जा सकती है। इस यंत्र के द्वारा खुरपी की तुलना में 50 से 55% मजदूरी की बचत, 40% संचालन खर्च में बचत तथा 5 से 8% उपज में वृद्धि होती है।
आज जिस कामयाब किसान से हमारी मुलाकात होने वाली है, रॉयल बाखला। रॉयल भाई सिर्फ नाम के रॉयल नहीं हैं, इनकी लगन, मेहनत, काम करने का तरीका और पैदावार सब आलीशान है। रॉयल बाखला ने अभी अपने खेतों में टमाटर और मिर्चा का फसल लगा रखा है। ये लहलहाती हुई फसलें रॉयल बाखला की लगन और मेहनत की दास्तान बयां कर रही है। रॉयल बाखला को उनकी खेती बाड़ी के काम में पूरे परिवार के सदस्य भी सहयोग करते हैं। तो आइए रॉयल भाई से ही जानते हैं उनकी खेती की सफलता का राज। मैं चाहता हूं किसान को अधिक से अधिक मिले और इसका कहीं से जहां से भी फायदा हो, ताकि अधिक से अधिक लोग को रोजगार मिल सके। भविष्य में मैं चाहता हूं कि महिलाओं के लिए भी कुछ काम करूं, ताकि वो लोग भी अपनी बेरोजगारी दूर कर सकें। मैं खेती को अपना एक जीविका का विशेष साधन मान चुका हूं। और अब एक नज़र राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के दर्ज तापमान इस प्रकार हैं। रांची का न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23.5 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पांडा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1950 रुपये से 2050 रुपये, चावल मध्यम 2150 रुपये से 2250 रुपये, चावल उत्तम 2350 रुपये से 2450 रुपये, गेहूं 1400 रुपये से 1500 रुपये, चना 4850 रुपये से 5150 रुपये, दाल अरहर 6450 रुपये से 6950 रुपये, दाल मसूर 4200 रुपये से 4300 रुपये, दाल चना 5950 रुपये से 6250 रुपये, सरसों तेल 10200 रुपये से 10300 रुपये, चीनी 3350 रुपये से 3650 रुपये, आलू 1300 रुपये से 1400 रुपये और प्याज 1300 रुपये से 1400 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने कृषि से संबंधित ढेर सारी जानकारी ली, मंडी की भाव के बारे में भी जानकारी ली और मौसम के मिजाज की भी जानकारी आपको मिल ही गई। तो लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। तो इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे किसान भाइयों। आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है।
इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी किसान भाई बहनों का। आज गंदरू भाई के पिटारे में क्या क्या है आपको हम जानकारी दिलवाते हैं। लेकिन हम ये पिटारा खोलेंगे गांव जाकर। तो चलते हैं गांव की ओर। तो चलिए किसान भाइयों, हम आ गए हैं गांव में और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कारू दादा और मंगरा दादा। तो सबसे पहले हम कार्यक्रम में स्वागत करते हैं उनका। जोहार भी करते हैं। जोहार। और दादा कैसा चल रहा है खेती वेती? खेती तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन हाथ में क्या सूत ना लिए हैं। अरे दादा आ रहे थे तो रास्ता में ही बस ले लिए हाथ में। अच्छा लग रहा है। अब देखिए अच्छा बात तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन एगो दुख का बात हो गया। हाँ। अब देखिए अब आलू टमाटर बैगन सब खेती करना चाहते हैं, लेकिन जो पिछला साल जो मेरे साथ जो हो गया था, जो पिछात खेती जब हम लगाए तो झुलसा रोग हो गया था। हम चाह रहे कि इस बार ऐसा नहीं हो। इसमें इसका कैसे उपाय करेंगे, कैसे इससे बचेंगे, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए दादा, आपके साथ हमारे साथ बहुत सारे किसान भाई हैं जो इस समस्या से ग्रसित हैं, जो पिछात खेती कर रहे हैं आलू टमाटर बैंगन की। तो उसमें झुलसा रोग लगने की जो संभावना होती है वो अधिक होती है, लेकिन अगर हम उसकी जानकारी रखें तो हम उससे निदान पा सकते हैं, उस समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो चलिए हम इस समस्या का समाधान भी करा देते हैं अपने किसान भाइयों का। बिल्कुल जानकारी लेते हैं हमारे विशेषज्ञ सुदर्शन मौर्य जी से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि कौन कौन से कीड़े जो है वो आलू के पेड़ में अभी लग सकते हैं। हाँ, देखिए बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया कि आलू के फसल में कौन कौन सी बीमारियां और कीड़े आते हैं। सबसे पहले हम आपको किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि किसान भाई या तो आलू की बुआई की तैयारी कर रहे होंगे या बहुत सारे किसान भाई आलू लगा चुके होंगे। तो जो किसान भाई आलू लगाने की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यदि थोड़ी सी सावधानी यदि बरत लें तो अच्छी फसल सर्टेनली जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एक कहावत है, बचाव से उपचार से बचाव अच्छा। अर्थात जब हम आलू की बुआई करने की तैयारी में हैं किसान भाई, तो सबसे पहले जैसे ही आप कोल्ड स्टोर से आलू को ले आते हैं तो उसको जो है हम अपने घरों में 4 से 6 दिन के लिए रखते हैं, जिससे कि उसमें जो है आलू अंकुरित हो जाए। अंकुरन जैसे ही उसमें दिखाई पड़े उस समय जो है आलू को ले लीजिए और उसको बाविस्टीन का घोल बनाइए। बाविस्टीन आप जानते हैं कि बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, जो कि कार्बेंडाजिम नाम से भी आती है। बाविस्टीन का एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। इसको ले लीजिए और इसका 1 ग्राम पर लीटर पानी में मिला के आलू को जो है 5 से 10 मिनट के लिए डिप कर दीजिए। डिप करने के बाद फिर आलू को बुआई करें तो मृदा सीड जो आलू जनित बीमारियां होती हैं उससे बचाव कर सकते हैं। और जो किसान भाई खेत में आलू लगा चुके होंगे उनके लिए थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि मौसम इस समय जो चल रहा है वह अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट के लिए बहुत ही अनुकूल है। यह दोनों जो अगेती झुलसा और पिछेती झुलसा है आलू की प्रमुख बीमारी है। इसमें आप देखेंगे, जैसे हम अगेती झुलसा के बारे में बताते हैं कि अगेती झुलसा का जो बीमारी है, लगभग जो पौधा आपका 3 से 4 सप्ताह का जब पौधा होता है तब ये बीमारी दिखाई पड़ती है खेत में। इसमें होता क्या है कि पत्तियों के ऊपर गोले गोले भूरे रंग के चकत्ते दिखाई पड़ते हैं, जो कि एक तरह से आप देखेंगे कि टारगेट जैसा लगेगा। और ऐसे चकत्ते को जो है आप जैसे ही आपके खेत में दिखाई पड़े तुरंत आप कवच या डायथेन Z78 का इस्तेमाल करें। और उसका रेट आपको पता है, 1.5 ग्राम पर लीटर पानी के साथ मिला के उसका छिड़काव करें और 7 से 10 से 12 दिन के अंतराल पे दूसरे छिड़काव करें। इससे जो है अगेती झुलसा से आप पौधों को बचा सकते हैं। अब हम पिछेती झुलसा के बारे में बताते हैं कि पिछेती झुलसा जो है आप देखेंगे लगभग 5 से 7 सप्ताह का जब पौधा आपका हो जाता है तो पिछेता झुलसा आता है। इसमें आप देखेंगे कि जो पौध की जो निचली पत्तियां जो मिट्टी से सटी हुई रहती हैं उसमें किनारे से जो है जैसे लगेगा कि आपका पौधा जो है झुलस रहा है। यानी आप देखेंगे भूरे भूरे रंग के जो है किनारे से जो है जली हुई पत्तियां दिखाई पड़ेंगी। सर्वप्रथम ये नीचे की पत्तियों में ही रोग के लक्षण दिखाई पड़ते हैं और बड़ी तेज़ी से पूरे पौधे में ये फैलते हैं। तो ये इसका जो है प्रमुख लक्षण है। यदि यह बीमारी खेत में आती है तो किसान भाई डायथेन M45, जो कि इस बीमारी के लिए बहुत ही सर्वथा उपयुक्त फफूंदीनाशक है। इसके बाद यदि यह उपलब्ध नहीं है तो ब्लू कॉपर का भी छिड़काव कर सकते हैं। इसका जो डोज है डायथेन M45 1.5 से 2 ग्राम पर लीटर तथा ब्लू कॉपर 2 से 2.5 से 3 ग्राम पर लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। बीमारियों से आप बचा सकते हैं।
किसान भाइयों, देखा डॉक्टर साहब ने हमें रोगों के लक्षण और दवाइयों के नाम दोनों आपको बता दिए हैं। तो आइए हम ये भी जान लें कि आलू के साथ साथ ऐसे किसान भाई जो कि बैंगन की खेती कर रहे हैं, टमाटर की खेती कर रहे हैं, वो कौन कौन सी परेशानियों से उन्हें निपटना पड़ सकता है और क्या क्या आप उपाय कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमें बताएं कि जैसे बैंगन की जो है वो फसल है, अभी शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं किसान भाई, उन पौधों में कौन सी बीमारियां अभी लग सकती हैं? नूतन जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि आलू के साथ साथ किसान भाई बैगन, टमाटर और मिर्च की भी खेती प्रमुख रूप से झारखंड में करते हैं। तो यहाँ के किसान भाई, फसल यदि आपके खेत में लगी हुई है तो उसमें थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी है कि जब भी आप प्रतिदिन तो आप खेत का मुआयना करें, प्रतिदिन अपने खेत में आप टहलते हुए जाएं, और यदि खेत में यदि आप जाते हैं तो आप जो है बीमारियों के बारे में भी थोड़ा सा यदि आपको जानकारी है तो आप अपने खेत के बीमारियों को भी पहचान सकते हैं और उसके अच्छे से निदान भी कर सकते हैं। तो उसके लिए सर्वप्रथम जैसे बैगन के बारे में हम आपको बताते हैं कि बैगन में यदि आपका फसल खड़ी फसल है, आपका तैयार फसल है, जिससे कि फलत आ रही है, तो मुख्य रूप से जो बैगन में जो होता है कि फल सड़न एक बीमारी प्रमुख रूप से आती है। इस समय जो है जाड़े के दिनों में प्रमुख रूप से दिखाई पड़ती है। इसके लिए जो है किसान भाइयों को चाहिए कि जो है, आप ब्लू कॉपर का नाम सुना होगा। ब्लू कॉपर बहुत ही आसानी से मार्केट में उपलब्ध है, उसको ले लीजिए। या यह दवा उपलब्ध नहीं है तो आप डाइथेन M45 ले सकते हैं, Z78 ले सकते हैं, या बाविस्टीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लेके आप 7 से 10 दिन के अंतराल पे 2 स्प्रे कर दीजिए, जिससे कि आपके बैगन के खेत में फल सड़न बीमारी नहीं लगेगी। इसके बाद एक भी प्रमुख रूप से बीमारी जो आती है यहाँ पे झारखंड में, ये होता है उकठा बीमारी, जो कि टमाटर, बैगन और मिर्च की एक प्रमुख बीमारी है। इस बीमारी में आप देखेंगे कि पौधा किसी भी अवस्था में उकट जाता है, और इस बीमारी, यह जो बीमारी है मृदा जनित है। तो इसके लिए थोड़ा सा सावधानी बरतनी किसान भाइयों को कि जब भी आप बैगन, टमाटर, मिर्च लगाएं तो रोग रोधी किस्मों का चयन करें, क्योंकि रोग रोधी किस्में इस बीमारी की सबसे अच्छे से जो आप नियंत्रण कर सकते हैं रोग रोधी किस्मों से, क्योंकि उन रोग रोधी किस्मों में बीमारी आती नहीं है। जैसे स्वर्ण प्रतिभा के नाम से जो बैगन है वो बहुत ही उपयुक्त है और झारखंड में अच्छी फलत देने के लिए सर्वथा उपयुक्त है। इसके बाद एक टमाटर की हम लोग की 2 वैरायटी है, स्वर्ण संपदा और स्वर्ण लालिमा। किसान भाई इस वैरायटी का चयन करें तो इसमें जीवाणु उकठा बीमारी नहीं आएगी, और इस तरह से किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं कि सबसे पहले जो बीजों का चयन है उस पर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि अच्छे बीजों का अगर हम चयन करते हैं तो आप अच्छे फसल अपने आप पा सकते हैं और कीट नियंत्रण में भी काफ़ी सहायता हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, आप हमें बताएं कि इसके अलावा क्या और भी किसी तरह की सावधानी बरतनी है? हाँ, देखिए किसान भाई जो है, अब तो अभी हमने बताया आपको जो है कि बीमारियों के बारे में बताया, लेकिन बैगन में कुछ कीट भी आते हैं, जिसमें जो प्रमुख रूप से होता है तना छेदक और फल छेदक। इसके लिए एक प्रमुख जो है यहाँ पे जो उपलब्ध जो कीटनाशी दवा है, फेम के नाम जानते होंगे किसान भाई। यदि नहीं जानते हैं तो आप दुकान पे जाएंगे, उससे कहिए कि फेम दीजिए, या ईसा कार्ब के नाम से दवा आती है, इंडक्सा कार्ब होता है उसमें, उसको आप ले लीजिए और लगभग 3 ml पर 5 लीटर पानी में आप मिला के इसका छिड़काव करें, तो उसमें तना छेदक तथा फल छेदक कीटों से भी आप पौध को बचा सकते हैं। हाँ, देखिए तो अगर हम पहले मिल लेते तो और जानकारी रहता तो लॉस नहीं ना था हमको। हाँ, देखिए दादा के साथ ये दादा भी एकदम अंग्रेजी शब्द का एकदम प्रयोग करने लगे। अभी हम लोग अपना बाल बच्चा को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा रहे हैं ना, इसीलिए। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। हर भाषा की जानकारी अपने बच्चों को देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए, और यही जानकारी आदमी को सफल बनाता है, और सफलता के लिए जरूरी मेहनत भी है जी। मेहनत और ईमानदारी तो जरूरी ही है। तो हम दादा कुछ बोलने वाले हैं भाई, जिस तरह से निगाहों से वो देख रहे हैं, कुछ कहने वाले हैं क्या दादा? हम कुछ नहीं कहेंगे, जो कहेंगे चामू बखला कहेंगे। और हमारे किसान भाई अर्जुन की बहन, हम लोग सब कोई चलेंगे। चामू बखला एक तो ऐसा किसान है कि उन्नत खेती करते हैं, और जो भी फसल लगाते हैं उसमें वो ऐसा तरीका अपनाते हैं ना कि एकदम झमाझम खेती करते हैं। आप पैदावार भी वैसे ही चकाचक होता है। बिल्कुल। तो चलिए ना, देर क्यों लगा रहे हैं, हम चलिए मिलते हैं उनसे। तो बखला जी बताइए कि जब आप सैनिक थे
उस समय कहीं ना कहीं खेती के बारे में आपके मन में विचार आते रहता था? हाँ, मेरा सर्विस के दौरान भी खेती के बारे में मेरा विचार आते रहता था। तो जब आप रिटायर हुए सैनिक से, तब फिर और लोगों की अपेक्षा आपने कोई और दूसरा जॉब ढूंढा नहीं और डायरेक्ट खेती में आ गए, या कि पूर्वज लोग का जो खेती था उसी में रम गए? मैं सर्विस के बाद आकर जो पूर्वज सब खेती कर रहा था उसी सिस्टम से मैं कर रहा था, लेकिन जब मैं देखा कि नई विधि से खेती के बारे में मुझे शिक्षा मिला, देखे और उसको हल्का थोड़ा सा करके देखे, तो उसमें हमको पहले की अपेक्षा अच्छा खेती हुआ। तो ये जो नई तकनीक आई, इसका ज्ञान आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? ये नई तकनीकी जो बेसिक संस्था वगैरह है वो सब आके इसके बारे में बताया, फिर इसके बताए अनुसार मैं खेती करना शुरू किया। तो अभी जो हम लोग धान के पौधे के बीच में खड़े हुए हैं, तो ये फसल जो है किस तरह से आपने लगाया है जो इतनी अच्छी लहलहा रही है? ये फसल लगाने का तरीका, पहले तो खेत को अच्छी तरह जोताई किया, तैयार किया, समतल किया और उसमें मैं फॉस्फेट DAP को इसमें डाल दिया। डालने के बाद 24 घंटा के बाद उसका पानी को निकाल दिया और दूसरा दिन जो ड्रिप मशीन है उसके द्वारा मार्किंग किया और जो बिजड़ा डाला हुआ था, बिजड़ा डालने के बाद इसको तो पहले बिजड़ा डालने के बाद 8 या 10 दिन के अंदर इसको लगाना पड़ता है 8-10 दिन के अंदर इसको मैं एक एक करके वो मार्किंग के ऊपर रखते गया और 1 सप्ताह करीब खेत में पानी सूखने मतलब पानी रहने नहीं दिया। उसके बाद जब ये थोड़ा सा हरा हुआ, फिर इसमें करीब 15-20 किलो यूरिया डाल के मतलब कि छोड़ दिया। तो उस पूरे विधि को श्री विधि कहते हैं। हाँ। तो आप बताइए कि जो श्री विधि से आपने धान को लगाया है और जो जनरल विधि द्वारा लगाया गया है, उन दोनों के बीच में आपको कितना फर्क महसूस होता है? ये पुराना विधि और नए विधि में मतलब बहुत ज़मीन आसमान का फर्क पड़ गया, क्योंकि 1 एकड़ में करीब पुराना विधि से जो खेती करते थे तो 1 एकड़ में 15 से 20 मन करीब होता था और अभी श्री विधि से जब हम लगा रहे हैं तो इसमें मतलब 25 से 50 मन तक यहाँ मतलब कि उपज हो रहा है। ये जो खेती कर रहे हैं आप, इसके अलावे और कौन कौन सी खेती आप करते हैं? धान खेती के अलावा सब्जी का भी खेती हम करते हैं। टमाटर हुआ, आलू हुआ, मिर्चा हुआ, मटर हुआ, ये सभी खेती को करते हैं। तो बखला जी, जाना जाता है कि खेती में पूंजी अधिक लगती है और पूंजी के लिए आपके पास तो आय के स्रोत हैं, और वैसे किसान जिनके पास पूंजी ना हो वो कैसे खेती करें? वो जिसके पास पूंजी नहीं है वो किसान भाइयों से मेरा यही है कि जिस चीज़ में ज़्यादा पूंजी नहीं लगता है, जैसा कि मिर्चा हुआ, बैगन हुआ, मूली हुआ, इसमें ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत नहीं है। उसको अच्छा से अगर किसान भाई अगर खेती करे तो उसमें अच्छा सॉलिड पैसा होता है इसीलिए किसान भाइयों से भी मैं यही अनुरोध करता हूँ कि ऐसा जो जिसमें ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत नहीं है वो फसल सबको, सब्जी सबको लगाएं। बखला जी, बताइए कि आप जब सैनिक में थे उस समय के सर्विस पीरियड में देश की सेवा की, अब आपने यहाँ आकर के आम जनों की सेवा करने की सोची है, तो इन दोनों के बीच जो जय जवान जय किसान का नारा था उसको तो आपने चरितार्थ कर दिया है, अब कैसा अनुभव करते हैं? अभी मैं सर्विस के दौरान और सर्विस से आने के बाद यही अनुभव करता हूँ कि पहले जो सर्विस में यही था कि हम किसी के गुलाम में थे, नौकरी किसी के नौकर की तरह, और जो किसान जब आए तो हमें चिड़िया की जैसा मतलब फ्री स्टाइल हम मन किया खेती कर रहे हैं, जैसा मन पसंद वो अपना साग सब्जी उगा के खा रहे हैं। और ये इसीलिए हर किसान भाइयों से भी यही एक आग्रह करता हूँ कि सब किसान भाई भी अपना खेती में तन मन धन से ये करें और मतलब कि अपना जीविका ये करे और अपना बीवी बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा लिखा सके।
बकला जी बताइए कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं और ये जो खेती कर रहे हैं आप इससे कितना खुश हैं और कितना उपार्जन कर लेते हैं? हमारे परिवार में 3 बच्चे और हम लोग मियाँ बीबी 2 हैं, टोटल 5 हैं। और खेती बाड़ी से सालाना करीब 1 लाख से 1.5 लाख तक हम लोग का इनकम हो जाता है और इससे हम लोग बहुत खुश हैं। वाह भाई, एकदम इसको कहते हैं सफल किसान। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो किसान भाई कार्यक्रम देख रहे हैं उनसे जरूर प्रेरणा लेंगे। बिल्कुल क्यों? सही कहा आपने, लेकिन अब वक्त हो चला है IMD पुणे ले जाने का। बिल्कुल, तो चलिए किसान भाइयों, IMD पुणे से प्राप्त मौसम समाचार पर डालते हैं एक नजर। भारतीय मौसम विज्ञान मंडल पुणे के अनुसार आज राज्य के विभिन्न प्रमुख शहरों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान इस प्रकार से दर्ज किया गया। रांची अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। वहीं मेदिनीनगर का तापमान कुछ इस प्रकार से दर्ज किया गया। अधिकतम 25.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज मौसम सामान्य रहेगा, आकाश में बादल छाए रहेंगे। रबी दलहनी फसलों में अभी लाही नामक कीट का प्रकोप होता है, जिससे फसल बर्बाद हो जाते हैं। इस लाही नामक कीट से बचने के लिए क्लोरोपाइरीफॉस या रोगर 35 EC का छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार करें। चलिए ये भी पूरा हुआ, लेकिन अब वक्त है आपको पता लिखने का। फटाफट कागज और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।